अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और तो मैं कहूँ कि तो कोई बुराई नहीं होगी कि ये एक ऐसा सेशन है कि पूरा एक जैसे जिसके ऊपर पूरा यूनानी का एक दारो मदार है। मतलब हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं और क्या उसका बेस है, और इस कोर्स को मकसद मतलब स्टार्ट करने का मकसद भी जो है यही है, मिजाज। तो इससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा हमारे जितने भी जो लिसनर हैं सबको। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि सब सीखने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक लंबे टाइम है जो अपने तजुर्बे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें इन सब कोर्सेज़ के बाद या जो भी क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, तो उसके बाद भी ये कोर्सेज़ आपको इतना कंप्लीट नहीं करते हैं कि बस इस कोर्स को करने के बाद आप एक मुकम्मल हकीम बन जाएंगे। आपको अपना पर्सनल मुताला फिर भी करना पड़ेगा, और वही इसका अल्टीमेट रास्ता है कि आप अपने अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। देखिए, मेरे कई सारे एमबीबीएस दोस्त भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एमडी भी हैं, उनसे बातचीत भी होती है। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अच्छे अच्छे कामयाब जो डॉक्टर हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीएमएस हो, या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी हो, जब तक वो लोग मुताला करते हैं उनकी कामयाबी बरकरार रहती है। मुताला बहुत ज़रूरी है किताबों का। एक टीचर, एक गाइडेंस आपको एक गाइड आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलने के लिए आपको अपनी अकल लगानी ही पड़ेगी, और उस अकल लगाने के लिए आपको मुताला करना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल फैक्ट बात है। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे चाहूँगा कि इस सेशन के बाद आप जो है अपना मुताला जारी रखें, और ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए कि कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप एक किताब को पढ़ने में दीजिए। रात को सोते टाइम या सुबह उठने के बाद या दिन के अंदर कभी भी आधे एक घंटे का टाइम ऐसा निकालिए कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ना पड़े लेकिन आप पढ़ें। ठीक है, तो वो एक आदत डालिए। जितना आप मुताला करेंगे इंशाल्लाह आपके अंदर उतना ही परफेक्शन आएगा। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मिजाज को लेकर। तो आखिर में मिजाज की इतनी इम्पोर्टेंस ही क्यों है यूनानी के अंदर। सबसे पहले तो समझना ही यही है कि हम सुनते हैं अक्सर कोई भी हकीम होता है या कोई भी डॉक्टर से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई इसका फ़ला मिजाज ख़राब है, इसका इसमें मिजाज है। जब भी बात करते हैं मिजाज की ही एक बात आती है। तो मिजाज को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, और मैंने क्यों कहा ये कि मिजाज इज़ अ यूनिवर्सल टूल है। मतलब कहीं भी अगर आप होते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड कोई टूल नहीं है, लेकिन आपको मिजाज का नॉलेज है, टेम्परामेंट की आपको नॉलेज है, तो आप उसका बंदे का इलाज, किसी भी मर्ज़ का इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे उस्ताद मरहूम हकीम अब्दुल्ला हकीम अताउल्ला सर जो है, मुझे एक बात बड़ी अच्छी कहते थे कि हकीम कौन होता है। हकीम की वो उनकी अपनी एक बनाई हुई डेफिनेशन है। वैसे तो हकीम के मतलब ही कुछ और होते हैं, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में मुझे समझाया उस अंदाज में मैं आपको बताता हूँ कि हकीम बेसिकली जो है, हकीम वो होता है कि जो पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा है। एक एग्जांपल उन्होंने दिया मुझे कि पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा है, और वहाँ पर उसके पास अगर कोई मरीज़ आता है अपना इलाज करवाने के पास, और उस हकीम के पास कुछ भी साधन नहीं है, लेकिन उसके पास मिजाज की नॉलेज है, तो वो वहाँ पर बैठा बैठा भी उसका इलाज कर देगा। तो मिजाज इतना इम्पोर्टेंट रोल रखता है तिब्बे यूनानी के अंदर। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही आसान ज़बान के अंदर समझेंगे। कोई टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह। बहुत ही जो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि मुझे पता है किताबों के अंदर इतनी टफ लैंग्वेज होती है कि नहीं समझ पाते हम लोग। तो मैं बहुत ही आसान समझ, फिर भी अगर कोई डाउट हो आपका तो लास्ट सेशन में हम सवाल जवाब भी रखेंगे, और कल भी मेरा ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। तो उसमें आप उसको लेकिन क्लियर करिएगा। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसको प्लीज़ क्लियर करिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। एक चीज़ तो सबसे पहले तो दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्या मिजाज का वजूद है या नहीं है, और क्या ये एक सूडो साइंस है।
क्योंकि अक्सर अब विकिपीडिया पे भी देखते हो या कहीं भी अगर आप डाल के देखोगे तो सब मतलब यही मैंने एक किताब के अंदर ही पढ़ा था, फार्माकोलॉजी की बुक थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि ये जो फिलॉसफी है ये एक सूडो साइंस है। मतलब बड़ा अजीब से, जिसको समझ में नहीं आता वो कोई भी उसको उठा के कुछ भी कह देता है। तो हम पहले अपना बेस क्लियर कर लेंगे ताकि हम किसी को जवाब देने लायक रहें। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे मतलब इसके आखिर में मिजाज क्या होता है, उसका वजूद किस तरह से है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्ज़ की, क्योंकि हम दिन रात उसी चीज़ को फेस करते हैं पेशेंटों के ज़रिए से। तो मर्ज़ होता क्या है, सब लोगों ने किताब में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि अफ़ाल की ख़राबी मर्ज़ कहलाती है। अफ़ाल की ख़राबी मर्ज़ कहलाती है, बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है। और आई थिंक मॉडर्न की भी यही डेफिनेशन है अफ़ाल की ख़राबी, वो उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन उसका कॉन्क्लूज़न यही है, अफ़ाल की ख़राबी मर्ज़ कहलाती है। अब इस पोर्शन के अंदर, इस डेफिनेशन के समझने के लिए इसमें एक पोर्शन है अफ़ाल, यानी कि फंक्शन, यानी कि एबनॉर्मलिटी ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड डिजीज़। तो फंक्शन को समझना ज़रूरी है मर्ज़ को समझने के लिए। अब फंक्शन को समझने के लिए चलिए ठीक है, हम फंक्शन समझते हैं। लेकिन एक बार ये डायग्राम सब आप लोगों ने देखे ही है। एक लीवर है, एक हार्ट है, एक ब्रेन है। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि इन तीनों का एक शेप है। ब्रेन का अपना एक शेप है, हार्ट का एक शेप है, लीवर का अपना एक शेप है। क्या इनके अलग अलग स्ट्रक्चर, इनके अलग अलग शेप, इनके कोई मायने हैं, इनका कोई मकसद है? क्यों ना दिमाग जैसा ही दिल होता और दिल जैसा लीवर होता, या तीनों एक जैसे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि ब्रेन का ब्रेन का शेप अलग है, हार्ट का शेप अलग है, लीवर का शेप अलग है। आखिर इनको शेप ये क्यों दिए गए? क्या इसके पीछे एक वजह है? यही वजह अगर हमें जाननी है, अगर हमने ये जान लिया तो हम इन अफ़ाल भी समझ जाएंगे, और हम मर्ज़ भी समझ जाएंगे, और हम मिजाज भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक स्टेप बाय स्टेप है, इसको हम समझेंगे। तो अब एक चीज़ देखिए, समझिए कि हमने पहले ये जाना कि मर्ज़ क्या है। अफ़ाल की ख़राबी यानी कि एबनॉर्मलिटी ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड डिजीज़। अब बात आती है एबनॉर्मलिटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की खराबी यानी कि इसकी खराबी। कर्सर दिख रहा है ना आपको? फंक्शन की खराबी, इस फंक्शन का ताल्लुक है स्ट्रक्चर से। वो कैसे, वो मैं एक समझाता हूँ आपको। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके ऊपर एक पंखा चल रहा है। उस पंखे का एक शेप है, उसमें 3 पंखुड़ियाँ हैं और वो राउंड घूमता है, ठीक है, उसका एक अपना एक फंक्शन है। आपके हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल का एक शेप है। आप में से कई लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, उसका अपना एक शेप है। एक पानी की बॉटल होती है, उसका एक शेप होता है, ठीक है। तो इनको एक पर्टिकुलर शेप दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि इनसे एक काम अंजाम हो, एक फंक्शन अंजाम हो। एक काम उसी से अंजाम होता है जो जिस काम के लिए उसको बनाया गया था, उससे मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसका और फंक्शन का एक रिलेशन है आपस में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, शायद थोड़ा सा। ये देखिए, एक एक शेप है हमारे पास स्क्वायर, इसका एक फंक्शन है, इसका फंक्शन है स्लाइड करना, ये रोटेट नहीं कर सकता। इसके बाद है एक सर्किल, सर्किल का काम क्या है? सर्किल का काम है रोटेट करना, वो स्लाइड नहीं कर सकता। ट्राइंगल का अपना एक फंक्शन है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो इक्वल है फंक्शन के। यानी कि अगर उसका शेप सही होगा तो उसके फंक्शन सही से अंजाम पाएंगे। अगर मैं इस स्क्वायर को थोड़ा सा अलग शेप कर दूं, कुछ उल्टा सीधा, मतलब कुछ इरेगुलर कर दूं, तो वो स्लाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि उससे उसका काम अंजाम नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए दिमाग के अंदर। इसको थोड़ा सा और मैं एक क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक किचन है और ये है एक बेडरूम।
किचन में क्या हम सो सकते हैं? क्या हम आराम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए है ताकि वहाँ पे खाना बनाया सके। यानी इसको इस तरह का आकार दिया है, इस तरह का शेप दिया गया है, जिससे इसके जो फंक्शन है, इसके जो अंजाम, जो काम होने हैं, वो काम यहाँ पर अंजाम हो सकें। जैसे इसमें डोर बनाई गई है, इसमें खाना बनाने के लिए स्टोव की जगह बनाई गई है, इसमें एक वॉश बेसिन है, इसमें बर्तन रखने के लिए एक स्पेस है। ये सारी चीज़ें इसकी इसमें जो काम होने हैं उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसी तरह से बेडरूम है। बेडरूम में हम खाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसको जो बनाया गया है वो इसके काम को ध्यान में रख के बनाया गया है। यहाँ में हमको आराम करना होता है। इसमें एक पंखे के लिए एक स्पेस दी गई होती है, इसमें ड्रेसिंग टेबल दी गई होती है, इसमें बैठने के लिए एक चेयर भी लगाई जाती है, और एक विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए। मतलब ये सब चीज़ें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है इसको, ताकि कि इससे काम अंजाम हो। अब एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि फंक्शन क्या है। फंक्शन है स्ट्रक्चर का एक रूप, यानी कि जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे इसका फंक्शन होगा। और जब फंक्शन खराब होगा तो डिजीज़ होगी। यानी कि डिजीज़ कब होगी? जब फंक्शन खराब होगा। और फंक्शन कब खराब होगा? जब स्ट्रक्चर खराब होगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, जब स्ट्रक्चर खराब होगा, यानी कि जब उसका शेप खराब होगा। अब शेप कब खराब होगा, उसके लिए हम आगे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं स्ट्रक्चर कब खराब होगा। देखिए ये सब एक स्ट्रक्चर हैं। जैसे एक पेड़ दिख रहा है आपको, है ना, और एक ये पेड़ जैसे जो ग्रीन इलाके होते हैं वहाँ का एक पेड़ है। ये पेड़ ये कहाँ के हैं? ये है रेगिस्तानी इलाके के। ये जानवर ये गर्म प्रदेश के हैं, जहाँ पे हॉट जो प्लेसेस हैं, वार्म प्लेसेस हैं, वहाँ के एनिमल हैं ये। और ये नीचे जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पेड़ हैं। ये पेड़ कहाँ के हैं? ये ठंडे इलाकों के हैं। तो बेसिकली इनका अपना एक शेप है, जिससे ये एक काम इनसे एक फंक्शन अंजाम होता है। क्यों शेप क्यों दिया गया है इनको? किसने दिया है ये शेप? ये शेप दिया है इनको इनके मिजाज ने। ये मिजाज, ये टेम्परामेंट ही इनका शेप डिसाइड करता है कि इनको इस माहौल में रहने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल है। तो बेसिकली यही फ़लसफ़ा है, यही एक फ़िलासफ़ी है कि मिजाज किसी भी चीज़ को एक शेप देता है ताकि उस माहौल के अंदर उसको सरवाइव कर सके, उससे काम अंजाम हो सके। वही हमको मेंटेन करना होता है, मिजाज। देखिए अब हम आते हैं बीमारी के ऊपर। ये एक नॉर्मल हार्ट है, और एक ये मतलब डिजीज़ हार्ट है। ये एक नॉर्मल लीवर है। इसका शेप देखिए और आप इसका शेप देखिए। कोई भी ऑर्गन जो है उसका जब तक शेप सलामत है तब तक उससे सही काम अंजाम होंगे। अगर उसके शेप में कोई ख़राबी होगी, शेप में ख़राबी कब होगी? जब उसका मिजाज ख़राब होगा। मिजाज ख़राब होगा तो अल्टीमेटली इस फ़िलासफ़ी से ये पूरी फ़िलासफ़ी जो है इब्ने रुश्द की है। और आपको क्या बोलते हैं, फिरदौस हिकमत में मिल जाएगी इंशाल्लाह। जो है इसके अलावा कई सारी रेफरेंस बुक है, उसमें भी आपको ये फ़िलासफ़ी मिल जाएगी कि जब मिजाज ख़राब होता है किसी का, तो उस मिजाज के ख़राब होने से ये उसके जो आज़ा के जो शेप हैं वो ख़राब होते हैं। और उसके बाद जब वो ख़राब होते हैं तो उससे एक जो फंक्शन अंजाम हो रहा था वो अब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है इंसान मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो हमें बेसिकली काम क्या करना होता है? हमें काम ये करना होता है कि हम उसकी जो मिजाज को सही करें। जब मिजाज उसका सही होगा तो उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब वो करेक्ट हो जाएगा तो उससे जो अफ़ाल सादिर हो रहे थे वो भी सही हो जाएंगे, और सादिर होने के बाद वापस से वो जो मर्ज़ है उसका तदारुक हो जाएगा। भाई यूनानी में हमारा मकसद क्या है? यूनानी में हमारा मकसद ये है कि अगर कोई सेहत की हिफाजत की जाए, और अगर कोई मर्ज़ लाहक हो गया है तो उसका तदारुक किया जाए। ये पूरा ओवरऑल इसका कॉन्क्लूज़न है। तो मिजाज, एक चीज़ हमें क्लियर समझ में आ गई कि डिजीज़ यानी फंक्शन, फंक्शन का ख़राब होना, फंक्शन का ख़राब होना यानी कि उसका स्ट्रक्चर का ख़राब होना। स्ट्रक्चर कब ख़राब होगा? जब वहाँ पर उसका मिजाज में कोई तब्दीली आएगी, घटेगा या बढ़ेगा। तो
एक ये बिल्कुल, अब यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, प्लीज़ मुझे बताएं। मिजाज के अंदर के मिजाज से ही इसका रिलेशन है, यहाँ तक बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस वाली बात आनी चाहिए। बताएंगे मुझे। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर या शेप की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि मतलब स्ट्रक्चर, साख्त या हैयत, दोनों में से किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? हैयत जो एक शक्ल होती है, शक्ल की, या फिर साख्त की बात कर रहे हैं आप? नहीं, दोनों ही, स्ट्रक्चर का मतलब दोनों ही चीज़ें दोनों। हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा, दोनों ही साख्त और चीज़ें हैं, मतलब हैयत। उसमें हाँ हैयत, उसकी जो शेप है, उसकी जो शक्ल सूरत है, उसमें कहीं भी तब्दीली जी। आती है तो उसमें मर्ज लाहक होगा। आप कोई सी अच्छा। भी एक सिस्ट तो देख लीजिए, सिस्ट देख लीजिए, कहीं भी सिस्ट पैदा होती है वो एक सुए तरकीब है। ठीक है, सुए तरकीब कब होगी? ठीक। तरकीब यानी कि उसके विर्थ में या उसकी जो भी जिस जिस भी चीज़ के अंदर, आखिर ये हम अलग से उसको भी डिस्कस करेंगे कि मर्द सादा है या मादी है। मादी है तो वो क्या है, वो जी। एक अलग डिस्कस है, लेकिन जितने भी मादी मर्ज होते हैं उनके अंदर हैयत और उसकी जो है जो साख्त है वो दोनों ही ख़राब होती हैं। जी पूछिए, ठीक। इससे ठीक, इसको समझ शुक्रिया। लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर करें, क्योंकि मिजाज को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मिजाज से ही इसका ताल्लुक है बीमारी का। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये मतलब जैसे कई बार ग्रुप्स के अंदर मैं देखता हूँ कि वो बायोकेमिस्ट्री की कोई रिपोर्ट डाल देते हैं कि सर ये इसका जो है ईएसआर बढ़ा हुआ है, इसका क्या ट्रीटमेंट देना है। तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि आपकी जो साइंस है वो फिलोसफिकल साइंस है, आप उस साइंस को भूल के आप एक बायोकेमिस्ट्री साइंस है। मैं उसको एक मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो एक कोई मतलब बुरी चीज़ है, मतलब कहने का ये है कि हमारा जो साइंस है वो एक फ़िलोसफिकल साइंस है, हमको उसका ही चश्मा लगा के किसी मरीज़ को देखना है। तो उसको लगाने से पहले हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सुए मिजाज जैसी कोई चीज़ होती है। जब मिजाज के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तभी ये सब मर्ज जो है बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। तो ये इस बात पे हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इस ताल्लुक से और कोई यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कोई भी बिल्कुल झिझकना नहीं है, ये हम लोगों का एक मतलब एक डिस्कशन ही है। शायद कोई मुझे ऐसा लगे कि कोई झिझकता हो सबके सामने पूछने से, तो वो पर्सनली भी पूछ सकता है। आगे बढ़ें फिर इससे। जी फारूक साहब ने हैंड रेज किया है। बताइए फारूक साहब, अगर कुछ आपको डाउट है तो यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वो तो आपने जब पूछा था कि आवाज आ रही है कि नहीं, ये दिख रहा है नहीं, तब हैंड रेस किया अच्छा था। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। डॉक्टर अकमल सर, आप कुछ क्या पूछना चाहेंगे? आपने भी हैंड रेज किया था। मैंने भी तभी पहले किया था रेंज, वो अच्छा अभी अच्छा तक अच्छा, है। अभी सब क्लियर है ना आपको? कोई इसमें जी डाउट जी, थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक हमारा मसला क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमको मिजाज को समझना चाहिए। जब तक मिजाज को नहीं समझेंगे हम किसी मर्ज़ का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे मर्ज़ की जो किस्में हैं वो तीन तरह की हम लोग मानते हैं। कोई भी कोई भी मर्ज़ जो है तीन किस्म का होता है, या तो वो सुए मिजाज होगा, या सुए तरकीब होगा, या तफर्रुक इत्तिसाल होगा। ये हम सब ने पढ़ा है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सरसरी तौर पे। बेसिकली सुए तरकीब भी सुए मिजाज की एक किस्म है, ये भी एक ध्यान रखने वाले। बाकी तफर्रुक इत्तिसाल तो एक अलग चीज़ हो गई। जैसे एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें फ्रैक्चर होता है या कोई चोट लग गई, वो उसकी डीप में हम नहीं जाएंगे। बस सरसरी समझना एक ज़रूरी है हम लोगों को कि तफर्रुक इत्तिसाल में जितने भी जो कटना, फटना, चिरना, जो भी इस तरह की जो बातें होती हैं वो तफर्रुक इत्तिसाल। तफर्रुक मतलब फ़र्क, किसी चीज़ में तफर्रुक आ जाना, फ़र्क आ जाना, दूरियां पैदा हो जाना। इत्तिसाल,
तो इसी से बना है तफर्रुक इत्तिसाल। अब बात रही सुए मिजाज की और सुए तरकीब की। तो सुए तरकीब कई तरह का हो सकता है। बेसिकली हम इसको दो तरह से समझते हैं कि सुए तरकीब जो है या तो कंजेनाइटल होगा या एक्वायर्ड होगा। कंजेनाइटल से मतलब जैसे फॉर इसका मैं एग्जांपल देता हूँ सुए तरकीब का। अ, सब सब जानते हैं एनएनसिफिली जो है डिजीज़ होती है जिसमें सर बड़ा हो जाता है, जैसे पा मूवी के अंदर आप लोगों ने हम लोगों ने सबने देखा है, और मरीज़ भी इसके देखे होंगे अक्सर हॉस्पिटल में। जैसे इसमें ये सुए तरकीब के अंदर आता है। या किसी की बाई बर्थ जो है वो कंजेनाइटल जो है अ, एक किडनी होती है, तो ये भी सुए तरकीब के अंदर आएगा। तो ये कंजेनाइटल जो सुए तरकीब है इसका हुक्माओं ने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, और इसको डील करने जाहिर बात है हम एक किडनी से दूसरी, अगर एक किडनी है तो हम दूसरी किडनी पैदा नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो कंजेनाइटल डिजीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा हुक्माओं ने कलम नहीं चलाई है। अलबत्ता जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड के अंदर हर वो चीज़ जो नॉर्मल बॉडी के अलावा जो ग्रोथ होती है वो सुए तरकीब के अंदर आएगी। जैसे कि कहीं पर कोई सिस्ट पैदा हो जाती है, जैसे पीसीओडी, आप कैंसर को मान लीजिए, कैंसर एक सिस्ट है, तो वो भी सुए मिजाज की ही एक किस्म है। तो बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर अगर पैदा होता है तो वो सुए तरकीब कहलाएगा, या कम होता है वो भी सुए तरकीब कहलाएगा, एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड के अंदर जैसे कई बार एक्सीडेंटल केस के अंदर किसी की एक उंगली कट गई, किसी का एक हाथ कट गया, है ना, इसके बाद में कई लोगों की किडनी फेल हो जाती है, तो एक किडनी जिसकी निकाल दी जाती है, तो वो भी सुए तरकीब के अंदर आएगा। तो वो भी हम डील नहीं कर सकते, उसके लिए भी हुक्माओं ने मना किया है। सुई तरकीब में मैं ज़्यादातर जो है सर्जिकल मतलब सर्जरी यानी कि इलाज बिलियत को ही रिकमेंड किया है हुक्माओं ने सुई तरकीब के अंदर भी। तो अब हमारे पास जो बचता है क्लिनिकल एस्पेक्ट में, वो बचता है सुए मिजाज। सू के माने बिगाड़ होते हैं, मिजाज के माने जो हमने अभी समझा है मिजाज क्या होता है वो आपको पूरी डिटेल दे दी है मैंने। और इसको और मज़ीद आप किताबों से भी जब पढ़ेंगे, अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस भी कर लेंगे। तो सुए मिजाज को समझेंगे, सुए मिजाज आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मिजाज के जिस ताल्लुक़ से हम लोग जानते हैं कि मिजाज की दो किस्में होती हैं, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल। ये बिल्कुल उसी तरह से समझना है जिस तरह से हमने बीएमएस के अंदर पढ़ा है, क्योंकि जो पढ़ा है हमने वो फिजूल नहीं पढ़ा है। हमारी जो साइंस है वो जो हमने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट होती है। जैसे मैंने उस आपसे फर्स्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि ये कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है कि हमने पढ़ लिया और ज़िंदगी में हमारे कोई भी कोई काम नहीं आएगा। हमने जब पढ़ा था, शायद हमारा, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, हमने कभी उस चीज़ को समझा नहीं, लेकिन हमारा आज की ज़िंदगी के अंदर इसमें बहुत बड़ा, हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसका बड़ा रोल है, और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो खैर इसका रोल है ही है। तो मिजाज को समझने के लिए हम समझेंगे मिजाज की दो किस्में होती है, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल, जिसको हम सुए मिजाज भी कहते हैं। यानी कि मिजाज मोतदिल क्या है, एक फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी, और एक ये मिजाज सुए मिजाज जो है पैथोलॉजी है, किसी भी मर्ज़ की पैथोलॉजी होती है। तो पैथोलॉजी को समझने से पहले हम फिजियोलॉजी को समझेंगे। इसकी डीप में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सुपरफिशियली समझेंगे कि मिजाज मुतदिल क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ हम फिजियोलॉजी तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह सुए मिजाज को हम कल इंशाल्लाह समझेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इसको समझना ज़रूरी है क्लिनिकल पर्पस के लिए। क्लिनिक पे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमको उसके मिजाज मुतदिल से कोई लिंक नहीं होता। अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कि डॉक्टर साहब वो दिखने में तो बलगमी है, अब उसको, लेकिन उसके अंदर हरारत भी बढ़ी हुई है, और उसके अंदर जो है उसको वो छींकें आती हैं, एलर्जी है उसको, तो ये कैसे पॉसिबल है, उसका मिजाज तो बलगमी है। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक मिजाज मुतदिल किसी इंसान का इंटेंट मिजाज है। इंटेंट मिजाज से मतलब ये है कि उसको जो माँ के रहम से जो मिजाज मिला है वो उसका मिजाज है। तो उस मिजाज में जो है, उस मिजाज के अंदर हम बहुत ज़्यादा कोई मतलब उसको हमको छेड़ना नहीं होता है। वो मिजाज उससे उसके जो फंक्शन है वो अंजाम होते हैं। जैसे किसी इंसान का मिजाज जो है अगर गर्म है, जो मुतदिल मिजाज है,
एक इंसान गर्म मिजाज का है तो वो उसका तबई मिजाज है, वो गैर तबई मिजाज नहीं है जो उसको माँ की रहम से मिला है। और उसी मिजाज के अंदर, उसी मिजाज के अंदर उसकी जो फंक्शन, उसके जो बॉडी के ऑर्गन हैं वो सही से काम कर पाएंगे। अगर उसके उस तबई मिजाज के अंदर कहीं भी तब्दीली आती है, चाहे वो मिजाज में बढ़ोतरी हो या कमी हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर उसके जो बदन के जो आज़ा हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर होंगे। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका तबई मिजाज, उससे हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर कोई लेना देना नहीं है। हमें उसको सिर्फ मिजाज गैर मतदिल को डायग्नोस करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बलगमी मिजाज वाले आदमी को सुए मिजाज हार नहीं होगा। उसको सुए मिजाज हार भी हो सकता है, उसको सुए मिजाज बारिद याबिस भी हो सकता है, उसको किसी भी तरह का सुए मिजाज हो सकता है, उसका तबई मिजाज कुछ भी हो। तो हमें क्लिनिकल के ऊपर उसका सुए मिजाज को डायग्नोस करना होता है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमको इसका इल्म होना ज़रूरी है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मिजाज मतदिल तक, इसके फिजियोलॉजी के ऊपर, और बहुत सरसरी तौर से इसको समझेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह फिर कल जो है हम मिजाज गैर मतदिल को, सुई मिजाज को समझेंगे। तो मिजाज मतदिल के ताल्लुक से सभी लगभग जानते हैं, और फिर भी एक तो थोड़ी सरसरी सी इसके ऊपर एक वो डाल रहते हैं कि मिजाज मतदिल की 4 किस्में हैं। एक मिनट, इसको शायद कुछ हाइड हो गया है। ये स्क्रीन दिख रही है सबको शायद? जी, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? किसी को कोई कहीं तक कोई प्रॉब्लम हो सुनने में, करने में कोई? क्लियर आ रही सर आवाज। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के मिजाज हैं। हम एक एक उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो जैसे कि सफ़रावी मिजाज के लोग होते हैं, उनका जो तबई मिजाज है वो सफ़रावी यानी कि गर्म खुश्क होता है। उसी गर्म खुश्क तबई मिजाज के अंदर उनके जो बॉडी के ऑर्गन हैं वो सही से अंजाम पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी जिस इंसान का जो तबई मिजाज है, मैक्सिमम यानी कि लगभग 70 से 80% चांसेस ये होते हैं कि उनके उन्हीं तबई मिजाज के अंदर ख़राबी पैदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी इंसान का मिजाज गर्म है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसको सुए मिजाज हार ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही होगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको सुए मिजाज हार होगा। क्यों होगा? एक चीज़ इसको समझिए कि एक इंसान अगर गर्म मिजाज का है, अगर वो कोई उसके अंदर गर्मी अगर बढ़ती है, बहुत एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेस में जाके मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज के अंदर, ताकि समझ में आसानी से आए कि अगर उस इंसान के पास, वो इंसान के अंदर अगर गर्मी थोड़ी सी भी बढ़ती है तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका अपना मिजाज क्या है, गर्म है। लेकिन अगर उसके अंदर सर्दी बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, तो वो उसको टॉलरेट कर जाएगा, बियर कर जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे गर्मी सर्दी के अंदर हम देखते हैं कि अक्सर लोग एक शर्ट के अंदर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना मिजाज क्या होता है, गर्म होता है, तो उसको टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन अगर वही इंसान जब गर्मी में आते हैं ना, तो वो परेशान रहते हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जिसका जो तबई मिजाज है उसको उसी तरह का सुए मिजाज होगा। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं कि कॉलरिक मिजाज यानी कि सफरावी मिजाज वाले कैसे होते हैं? वो लंबे होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं, और उनके बाल भी जो है बिल्कुल सिल्की होते हैं, और उनके अंदर एक मतलब लीडरशिप वाली भी क्वालिटी होती है। अक्सर वो लोग हर चीज़ के अंदर आगे रहते हैं, बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं, और मतलब जो है हर चीज़ के अंदर पहल करते हैं। तो ये सफरावी मिजाज के लोग हैं, ये इनका तबई जो है फंक्शन है। और जो उनकी क़ुव्वत बाह भी काफ़ी उरूज पे होती है। इसी तरह से सैंगविन है, दमी मिजाज के लोग जो है वो बहादुर होते हैं, लड़ाकू होते हैं,
और अच्छे लीडर्स होते हैं, और कम जो है बीमार भी बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, याददाश्त अच्छी होती है इन लोगों की, और दिखने में भी खूबसूरत होते हैं। मतलब किसी को भी देखकर, जैसे होता है ना, एक दो लोग तीन लोग खड़े हैं, तो उसमें से एक आदमी के अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, उसकी बातों में अट्रैक्शन होता है, उसकी उसके चेहरे में अट्रैक्शन होता है, उसके जिस्म में एक खूबसूरती होती है देखने से। बिल्कुल हर चीज़ एक बैलेंस होती है, नैन नक्शा उसका, आँखें, हर चीज़ बड़ी ही बैलेंस्ड होती है। तो ऐसे लोग जो है वो सैंग्विन जो है मिजाज के होते हैं। तो ये पहचाना जा सकता है इसको आसानी से। इसी तरह से फ्लैगमेटिक यानी कि बलगमी लोग हैं। बलगमी लोग, बलगम को एक चीज़ और है कि बलगम को जो है बादशाह कहा गया है। जितने भी जो मतलब मिजाज हैं, उन सब में सबसे बादशाही मिजाज कहा गया है, क्योंकि ये मिजाज वाले लोग बड़े ही ठंडे होते हैं। बादशाह कैसे होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सेल नहीं होता, क्योंकि उसको सबको साथ लेके चलना होता है। जो किंग होता है वो बहुत ही समझदारी वाला, समझदार होता है, वो सबको साथ देता है, एग्रेसिव नहीं होता। और जो एग्रेसिव होता है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाते वो लोग। तो इसलिए जो बलगमी लोग होते हैं वो काम होते हैं, और मतलब जैसे थोड़े से शॉर्ट, मिडिल हाइट के होते हैं, और फरबही होते हैं, और इसके अलावा क्वाइट नेचर के होते हैं, अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। अ, ये चीज़ें समझ समझ के भी हम लोग कई बार किसी को गाइड कर सकते हैं, कि जैसे रिसेप्शन पे जैसे आपको किसको बिठाना है। रिसेप्शन पे अगर किसी आप सफरावी मिजाज वाले को बिठा दोगे, तो पता चलेगा कि वो आपके जो जैसे अगर आपने किसी हॉस्पिटल में बिठाया, तो पता चलेगा कि वो मरीज़ को वहीं पे लड़ बैठेगा। किसी ने पैसे कम दे दिए, किसी ने कोई ज़्यादा दे दिए, या कोई बात हो गई, दवाई किसी समझ में नहीं, तो उससे वो लड़ बैठेगा। तो ऐसे लोगों को, ऐसी जगह पर हम लोगों को, बलगमी लोगों को बिठाना चाहिए, ताकि वहाँ पर वो काम डाउन होके चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लें। ठीक है। तो इस तरह से इनकी खुसूसियात होती हैं। फिर मेलनकॉलिक हैं। मेलनकॉलिक के ताल्लुक से अक्सर लोग समझते हैं कि ये तो सौदावी लोग हैं, ये क्या मतलब ये तो ऐसे ही लोग होते हैं। जबकि एक चीज़ आपको जान लेनी ज़रूरी है कि मेलनकॉलिक लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं। इनकी कैलकुलेशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग, अगर कोई आर्किटेक्ट है और वो मेलनकॉलिक है, यानी कि सौदावी मिजाज का है, तो बहुत ही आगे जाएगा वो, बहुत ही ऊपर तक जा सकता है वो। उसकी खुसूसियात हैं ये। उसके दिमाग में मतलब उसकी याददाश्त बड़ी तेज़ होगी। याददाश्त कैसे तेज़ होगी, आप एक चीज़ देखिए कि आप एक मतलब मैदान के अंदर किसी चीज़ को लिखें। एक चीज़, एक पानी के अंदर, जैसे गीली मिट्टी है पानी के अंदर, समुद्र के किनारे के, आप उस चीज़ को लिखें। और फिर आग पे तो कुछ लिख नहीं सकते आप, तो कहाँ का लिखा हुआ ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा? जाहिर बात है मिट्टी में लिखा हुआ लंबे टाइम तक टिकेगा। तो ये मैंने एक फ़लसफ़ियाना बात कही है कि याददाश्त का किस तरह से ताल्लुक़ है इन मिजाजों से। तो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ही काम नेचर के होते हैं, लेकिन बहुत ही गुन्ने भी होते हैं। मतलब कि कोई अगर आपको ऐसा सौदावी मिजाज का बंदा मिले, तो आप समझ जाइएगा ये बहुत गुन्ना है, मतलब इंट्रोवर्ट है बहुत ज़्यादा। ये एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने दिल में बात को छुपा लेना और कीना बुग्ज को रखना दिल में, ये भी खुसूसियात हैं इन लोगों की। तो ऐसे लोगों से अपना काम तक ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कब बदला निकाल लेते हैं लोग, पता नहीं चलेगा। इस तरह के लोग होते हैं। खैर बहरहाल ये इनकी खुसूसियात हैं, और इसी तरह से हम लोगों को लोगों से डील करना चाहिए, और ज़िंदगी में भी हम लोगों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि ये किस मिजाज का है। जितना आप ऑब्ज़र्व करेंगे लोगों को कि ये किस मिजाज का है, ये किस मिजाज का, उतना ही मिजाज के ऊपर आपकी मतलब क्या बोलते हैं, परफेक्शन जो है आपका बढ़ेगा। आपकी क्लिनिक पे लोग आते हैं, आपके मिलने जुलने वाले परिवार के लोग हैं, आप बाहर जाते हैं तो उनको ऑब्ज़र्व करिए कि ये सफ़रावी मिजाज का है, ये बलगमी मिजाज का है, ये दमी मिजाज का है। उसको, कैरेक्टर को जो है आप जो है लिखिए, समझिए, जानिए, तब जाके आपका जो मिजाज के ऊपर जो है ना एक जिसे बोलते हैं तदब्बुर बढ़ेगा। तो जितना तदब्बुर आप इसके ऊपर हासिल करेंगे, उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। लेक्चर 1 घंटे का होता है, आधे घंटे का होता है। उसमें से मुझे उम्मीद है कि मतलब लेक्चर के अंदर अगर 100% कोई बात कही जा रही है, तो उसमें से
60% या 50% भी अगर आपके दिमाग में रखते हैं तो इंशाल्लाह बहुत कामयाबी की बात है। तो कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। जितना आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख लेते हैं। एक 5-1 मिनट का, एक 10 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं। अगर इस यहाँ तक आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ यू मे आस्क, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर, वालेकुम सलाम। जी मैडम बताएं। सर जैसा आप बोले कि हर किसी का मिजाज मुख्तलिफ है और बाय बर्थ होता है ये, तो क्या बच्चे तो पूरे एक जैसे ही दिखते हैं सर, तो क्या कुछ साइंस है सर जो बाय बर्थ बच्चों को भी पहचान सके कि किस किस्म का मिजाज है? नहीं देखिए, जब हम अभी इसको माँ हम के थोड़ा सा। पेट से ही मिजाज पता, जी वो एक ही रहता बोले ना, हाँ वही मिजाज बिल्कुल, उसका जाती मिजाज है ना? बिल्कुल ज़ाती मिजाज है। अब हाँ, तो देखिए इसको। बच्चे जब हाँ। पैदा होते हैं ना सर, तो सब एक जी जैसे जी दिखते हैं। हाँ तो ठीक है। कुछ साइंस है सर जब पहचानने के लिए? देखिए बच्चों जब हम उम्र के हिसाब से उसमें डिवाइडेशन करेंगे बच्चों के अंदर, तो ओवरऑल बच्चों का मिजाज जो है गरम तर होता है। जब उम्र के हिसाब से देखेंगे तो जवानों का मिजाज गरम खुश्क होता जी। है। इसी तरह से सिन शेखुकत का है, सिन कहूलत का है, सिन शेखुकत का है। तो हम जब ओवरऑल बच्चों की उम्र के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तो सारे बच्चों का मिजाज गरम तर है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल किसी बच्चे का जब मिजाज देखेंगे ना, तो उस इंडिविजुअल में भी मतलब कमी बेशी होगी। किसी का मिजाज गरम खुश्क हम्म। होगा, किसी का मिजाज सर्द खुश्क होगा, किसी का गरम सर्द तर होगा, बलगमी होगा, है ना। इस तरह से जब इंडिविजुअल में देखेंगे ना तो उनका मिजाज भी अलग अलग होगा। अच्छा। ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मतलब हम्म। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को हम ये मतलब क्वांटिटिव के हिसाब से इसके इसके काइंड्स इतने हैं। या हम एक मिनट में इसका एग्जांपल आपको बताऊं। जैसे कि किसी चीज़ के अलग अलग किस्म से के एतबार से उसके प्रकार होते हैं। जैसे कि मिजाज को अगर हम ओवरऑल देखें उम्र के हिसाब से, तो उम्र के हिसाब से हमने उसको 4 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है। जी सर, और एज के जब हिसाब खून के से एतबार डिफरेंट से, फ्रॉम हाँ एज। एज के हिसाब से 4 उसके वो हैं, एस्पेक्ट हैं। और इंडिविजुअली हर एक मिजाज का, हर एक का अपना एक मिजाज होता है। जी सर, इंडिविजुअल भी उसका अपना एक मिजाज है उसका एक जो जाती मिजाज है जी। ज़ाती मिजाज है, जो इंटेंट मिजाज कहलाता है, जो माँ के रहम से हम्म। उसको मिलता है, वो उसका ज़ाती हाँ मिजाज है। सर। जी जी बताइए। नहीं सर, वही पूछी मैं, वो तो समझी सर, जी लेकिन जो जाती मिजाज है, तो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। अपने साइंस में पहचान सकते क्या वो? हाँ बिल्कुल पहचान सकते हैं आप बच्चों जी का सर। मिजाज। बच्चों का मिजाज पहचान सकते हैं। कोई बच्चा, अच्छा। जैसे आप देखते हैं कि बहुत से बच्चे शांत होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जैसे सर है ना। आजकल आजकल हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा है ना सर बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तो बात कही उसमें क्या? आपने। ये आपने मतलब उसमें ये सफरा भी। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इस इरा के जो बच्चे ऐसा हैं, क्यों हुआ? इस इरा के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि मेरे बच्चा नहीं, आपका भी हम्म। बच्चा और जो भी बच्चा अभी इस वक्त है वो हाइपर एक्टिव है। ऐसा क्यों है, इसकी बहुत सही जी वजह सर, ये और है। आजकल ऑटिज्म के भी जी केसेस ज्यादा हो रहे हैं ना सर? हाँ 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 बिल्कुल सही है। तो इसको जब आप जब जाएंगे ना तो ये मतलब पूरा एक फिलॉसफी है कि जब दुनिया जब बनी तो ये जी। आग का एक गोला थी। ठीक हम्म। है। उसके बाद ये ठंडी हुई, हम्म। उसके बाद ये फिर मोतदिल हुई। हम्म। ठीक है। इस तरह से इसके ये जी। 3 फेज से निकल के अब चारों फेज से निकल के अब ये वापस से अपनी असल को जा रही है। यानी कि ये वापस से गर्म खुश्क जी की ओर जा सर। रही है। अच्छा। जिसको आजकल जो मॉडर्न साइंस है ये इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानता है। तो अब जो दौर आएगा वो गर्म दौर आएगा। ठीक है। हम्म। तो उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो भी गर्म मतलब हम्म। हाइपर एक्टिव होंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये मौसम का एक चेंजेस है, मौसम का अच्छा, एक फैक्ट है, मतलब इफेक्ट है उसका। मौसम का चेंज। यस। क्योंकि आने वाले दौर हम्म। में गर्म खुश्क की जी। तरफ ज़मीन जो है हमारी जा रही है, गर्मी खुश्क। और हमारे हम्म। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है ये पूरी दुनिया एक
जल जाएगी सवा नेज़े पे, जो भी एक मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है कि गर्मी की तरफ पूरी चल जाएगी ज़मीन। तो आने वाले दौर में बच्चे हो सकता है कि इससे और ज़्यादा हाइपर होंगे। जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी भी तो सर ये देखो जो किस नॉर्मली तरह। अपन जी 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 एज के, बताइए। नहीं सर, जो नॉर्मली जो अपन एज के हिसाब से जो चार किस्म के जो बताए बचपन का इसका, तो वो भी जी तब्दील हो जा सकता मतलब ड्यू टू नहीं, क्लाइमेट, इंटेन इसकी मिजाज वजह से नहीं नहीं, उस पे हम इंटेन मिजाज अ, जो उसको हासिल हो चुका है ना, वो उसका चेंज नहीं होगा। अच्छा, ओके। हाँ, सर उसमें और एक बिगाड़ था पैदा सर, हो सकता वो है। आप जैसा बताया कि, जी सर। जी बताइए। सर और एक ये था कि जैसे कि आप बोले कि स्ट्रक्चरली अगर कुछ मतलब डिफेक्ट है तो सोए मिजाज मिजाज में तब्दीली हो जा रही है उसकी। तो अगर हाँ ऐसा देखा गया तो फैटी लीवर नॉइड इज वेरी कॉमन। तो हाँ उसमें तो सही। ऐसा देखा गया तो 70-80% पूरे सोए मिजाज ही है। हाँ बिल्कुल मर्ज है। देखिए एक चीज़ साफ हम्म जो इब्ने सीना ने कही है कि अफ़ाल की खराबी मर्ज है। यानी कि अगर अफ़ाल हम्म की खराबी होती है बॉडी के अंदर कहीं भी कोई बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन अगर कोई एबनॉर्मल फंक्शन अंजाम देता है, जो उसका काम है वो नहीं हो रहा है। अब जैसे किसी का ओ टी पी टी बढ़ जाता है, एस जी पी टी बढ़ जाता है, ये क्या है? ये एक तरह से केमिकल हैं जो लीवर हम्म, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि जी, लिवर एंजाइम्स। ये बॉडी के लिए खाना है जो किचन तैयार करता है। किचन क्या है? लीवर, ठीक है। लीवर तैयार कर रहा जी। है, अगर इसके अंदर कहीं पे वेरिएशन आता है तो इसका मतलब किचन के अंदर जो जो खाना बनाने वाला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है, हम्म, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा हाँ है। जी सर। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम्म ओहो इसका जो है एमाइलेज बढ़ गया, इसका इसका जो है एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ गया, इसका ओटीपीटी बढ़ गया, तो हम उसके पीछे लग के उसको सही करने लग जाते हैं। उसको सही नहीं करना है, बेसिकली नहीं सर, आपको किचन में नहीं वो जाना तो है। सर आप जब जब सिम्टम्स आपके सामने आएंगे तो तब आप यू विल गो फॉर लिवर प्रोफाइल ना सर। यस यस तो यस यस। कभी कभी अभी तो ऐसा है कि मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट अनट्रीटेड विथ फैटी लिवर। हाँ बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर पे मुस्लिम्स तो, है ना, क्योंकि वो यस, खान ड्यू पीन टू देयर ऐसा है कि लाइफस्टाइल, ईटिंग लाइफ स्टाइल हैबिट। डिजीज। हाँ यस यस। तो वो तो तो वो भी तो सोए मिजाज में ही आएगा। बिल्कुल सूए मिजाज में आएगा, वो भी सूए मिजाज में ही राइट, आएगा वो भी। जी। जी। उसको और कोई? रिवर्स कर सकते हैं जी सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, नो इशू। उसके ऊपर भी जजाकल्ला इंशाल्लाह सर। हम डिजीज वाइज भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। जी। हाँ डॉक्टर फिरासत फरीन बताइए थैंक यू आप। सर। जी। और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताएं। सर तो इंशाल्लाह हम आज का सेशन फिनिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताएं। जी, सर ये मिजाज के एतबार से हकीम कौन से मिजाज से बेहतर रहेंगे सर? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कौसर तबस्सुम जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। 1 मिनट सर। इफ़ यू अनेबल टू तो 1 आप मिनट। टाइप करके भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आवाज़ हेलो। क्लियर नहीं है। जी मैडम, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज़। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज़। सर मिजाज के एतबार से हकीम या डॉक्टर कौन से मिजाज के बेहतर रहेंगे सर? मिजाज के एतबार से जी सर। अब देखिए कौन से मिजाज के? मतलब किस मिजाज के लोगों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, आई थिंक जी ये जी सवाल है जी आपका, है ना। जी 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 सर। देखिए मैं जो हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है। इसके अंदर मतलब एक तो पैशन आपके अंदर होना चाहिए, है ना, पैशन होना चाहिए आपके अंदर, इंटेलिजेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ओवरऑल आपको वैसे तो बलगमी जो लोग हैं या दमवी जो लोग हैं, क्योंकि बलगम के अंदर भी एक हरारत पाई जाती है बकौल हमारे जो है जालिनूस के, ठीक है। तो बलगम और दमवी मिजाज के लोग बेस्ट हैं इस प्रोफेशन के लिए। जी सर। जी, क्योंकि उनके अंदर एक इंटेलिजेंसी भी होती है और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, पैशन भी होता है। दमवी मिजाज के लोग बहुत जल्दी अग्रेसिव नहीं होते। उसकी नहीं होने की वजह यह है कि उसमें हरारत तो है, लेकिन हरारत के साथ रतूबत भी है, इसलिए। जी सर। जी जी, एम शेख
बताएं आप इस ताल्लुक से कुछ। मिजाज जो होता है बाय बर्थ वो इनेट होता है, और इनेट फिर ये जो इनेट मिजाज है ये उसके मरने तक सेम रहेगा क्या, बिल्कुल किसी भी मरने तक किसी सेम, इंडिविजुअल का? जो उस इंडिविजुअल का, बिल्कुल अच्छा। इंडिविजुअल का अगर बात करोगे तो आप उसको मरने तक सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अलबत्ता अगर उम्र के हिसाब से बात ठीक। करेंगे तो उम्र के हिसाब से तो खैर जब उसका जो जिस बॉर्डर को क्रॉस करेगा वो उसको तो वो अपने मिजाज को पालेगा। मैं ये समझा नहीं सर कि जैसे मतलब जैसे किसी जैसे का मैं इनेट जैसे कोई पर्टिकुलर जी कोई मिजाज है, और जी फिर वो ठीक है। जिस उम्र के अलग अलग पड़ाव में जो मिजाज जो तब्दील होता है, हाँ जैसे सने सने नमो में, सने कहूलत में, या हाँ हाँ सने हाँ सने शबाब में, हाँ तो फिर हाँ हाँ इसमें हाँ कुछ तब्दीली आती है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए क्या क्योंकि होता है कि लिटरेचर में तो लिखा है हाँ कि हाँ सने उस नमो में हार रतब होता है, सने कहूलत में बारिद याबिस होता है, मिसाल तौर पे किसी का कुछ और है, तो फिर इसमें हाँ तब्दीली कैसे है आपके वाक्य बिल्कुल। देखिए जैसे अब मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी कि आ, मिजाज की कई तरह की कई किस्में हैं। वो किस्में जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि जैसे कि अगर आप जब उम्र के एतबार से बात करोगे तो उम्र के हिसाब से में? जी। सिर्फ 4 तरह के मिजाज हैं, इसके अलावा कोई मिजाज नहीं, ठीक है। हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस, राइट। ये 4 किस्म के मिजाज ठीक है। हैं उम्र के हिसाब से। लेकिन अगर हम ये इन मिजाज को जो अगर हम इंडिविजुअल देखते हैं तो किसी का मिजाज अगर हार याबिस है, यानी कि उस सफरावी जी। मिजाज का है वो, तो वो सफरावी मिजाज उसका मरते दम तक भी सफरावी ही रहेगा। अच्छा, जी तो फिर इनकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है फिर, ये जो जिस्म के मतलब उम्र के अलग अलग पड़ाव में जो मिजाज हो रहा है, तो उसका जो बीमारियां सिग्निफिकेंस क्या होती है हैं, मतलब? जो बीमारियां होती हैं, हाँ। जो डिजीज होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू एज होती हैं। जैसे अच्छा। बच्चों के अंदर आप देखेंगे, बच्चों के अंदर हार रतब मिजाज है उनका, बच्चों का सब, और ओवरऑल जो सिने नमू का मिजाज अच्छा। है, तो उनको मर्ज भी सिने नमू वाले ही मतलब हार रतब वाले ही होंगे। आप ये देखिए बच्चों को ज़्यादातर जो है मतलब जो एपिडेमिक डिजीज ज़्यादा होती हैं, ज़्यादातर उसके अंदर वो लोग मुब्तला हो जाते हैं। अगर किसी को कोल्ड है तो सबको कोल्ड हो जाएगा, है ना, और उनकी नाक बहती रहेगी, मतलब फीवर भी इस तरह का आएगा उनको, हरारत वाला आएगा, हाइपर पैरेक्सिया होगा उनको। तो इस तरह से जो है उनको जो मर्ज होंगे वो भी एज वाइज होंगे। फिर आप आ जाओ जवानों के ऊपर, आपको क्या बोलते हैं, सिने शबाब सने के अंदर, शबाब में। सिने शबाब में हार या बिस मिजाज हो जाता है। अब वो चाहे फैटी हो बलगमी हो, उसका अपना मिजाज, लेकिन उसको जो है उसको प्रीमेच्योर भी होगा, और उसको जो है पिंपल्स भी निकलेंगे, ठीक है। उसको जैसे अगर फीमेल है तो डिसएमेनोरिया भी होगा उसको, ठीक है। ये सारी जो अलामतें हैं, ये सारी जो है हारियाबिस की तरफ हैं। तो ये जो अच्छा। बीमारियां होती है ना, जो मर्ज होते हैं, वो एज वाइज ज़्यादा होते हैं, हम्म। ठीक है। एहतलाम होगा, नाइट फॉल होगा, तो उसको किसकी वजह से होगा, वो हारियाबिस की वजह से होगा। और दवाइयाँ भी हमें ठीक है। उसी हिसाब से देनी होती है। अब अगर वो शेखुगत के अंदर है, यानी कि जो जेनेटिक है, तो उसको ज़्यादातर उसी तरह के मर्ज होंगे, आप सॉलिड बताना मर्ज होंगे भाई। उसको। ओके। जी ठीक है इसमें सर, दूसरा एक पॉइंट कि जी जैसे एक इंडिविजुअल का एक मिजाज है और साथ में एक किसी ऑर्गन का मिजाज अलग बताया जाता है एक जी पॉपुलेशन से। हाँ। हेलो। और हेलो, हेलो। जी सर सुन रहे हैं। आसिफ भाई, जी सर बताइए बताइए, सलाम। मैं माफी चाहता हूँ आपको बीच नहीं में सर डिस्टर्ब बोलिए, कर रहा प्लीज़ हूँ। प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़। इसमें एक चीज क्या है, जो अनासिर है अपना पहले, हम्म, जी हेलो, हाँ अनासिर है ना अपने चार, उसका जो जी अपना मिजाज है, जी तो जब क्या बोलेंगे, अल्लाह ताला जब बनाता अपने को बना रहा है समझिए, हाँ, जी जी सर। तो जिस अनासिर का गलबा आएगा वही मिजाज जो है तो उसका हमेशा कायम रहेगा। जी राइट। समझे आप? हेलो। जी सर। जी जी समझा। इस तरीके से है वो मसला हो। मतलब सर का शुक्रिया। कहने का ये है कि जो अनासिर का जो उसमें जो फेल एंड फाल जो होता है, जो एक्शन और नहीं रिएक्शन नहीं जो नहीं, होता है, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ जी
हेलो, जैसे नार है, हार है ना, हार बारिद याबिद रतब। ये सर। अगर हार ज्यादा हो गया तो वो हार ही रहेगा, अगर बारिद हो गया तो वो बारिद ही रहेगा। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये अनासिर में से, है, जी उसमें अनासिर में कोई से फिर जैसे, तब्दीली नहीं आएगी उसकी। ऐसा हाँ है ये मतलब आपका, वही, हाँ हाँ। जी हाँ, मरने तक कोई तब्दीली नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा है। ठीक है, हाँ हाँ। जी सर। तो एक्सक्यूज ये मतलब, मी, एक और जी हाँ बताइए। एक पॉइंट ये था कि जैसे अभी मिजाज के बारे में बताया कि इंडिविजुअल के एक मिजाज है और फिर ऑर्गन के भी डिफरेंट डिफरेंट मिजाज होते हैं, जैसे हाँ जिगर का, कल्ब का अलग अलग जी हाँ, मिजाज है, हाँ दिल का बिल्कुल। अलग मिजाज है, फिर दिमाग हाँ का अलग मिजाज है। तो जी इंडिविजुअल के एक पर्टिकुलर मिजाज और एक ऑर्गन के पर्टिकुलर मिजाज में क्या फर्क होता है कभी कभी, क्योंकि किसी का समझे हार याबिस या सर्द याबिस कोई है, और जिगर भी जिगर का हार हार है, तो इसमें फिर कोरिलेशन क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है फिर इसके क्लिनिकली? वैसे बहुत अच्छा एक सवाल है ये, बहुत मतलब अक्सर लोगों को इसमें, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे कि मैं इसको अब लिख के मुझे बताना था इसको, अब मेरे पास कुछ पैड नहीं है, अदरवाइज मैं लिख के आपको समझ, खैर बहरहाल फॉर एग्जांपल मान लीजिए चार कैफियत हैं, हार, बारिद, रतब, याबिस, राइट। हार जी। को आप मान लीजिए एक, बारिद को मान लीजिए एक, रतब को मान लीजिए एक, और ये सब इक्वल रेशो के अंदर हैं, राइट। अगर इसके अंदर जी। से हरारत किसी के अंदर बढ़ती है तो हरारत गालिब हुई, तो उस इंसान का मिजाज हार हो जाएगा, ठीक है। और उस हार हम्म। होने की वजह से उस मतलब हार हो जाएगा, तो हार उसका अपना मिजाज हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि जो इसके इंटरनल ऑर्गन है उनका मिजाज, उस उनके ओवरऑल जो कैलकुलेशन है मिजाज की, उसमें हरारत गालिब आई। मेरी हम्म। बात समझ रहे हैं आप? जी सर, समझा। बात समझ में आ रही है, यानी कि और बॉडी के जो ऑर्गन हैं, जो कलेक्टिव। ओवरऑल कलेक्टिव जो जो मिजाज बना, वो उसका अपना मतलब एक इनफरादी मिजाज बना, जो भी मिजाज हम्म। डोमिनेंट हुआ उसका, वो उसका अपना एक मिजाज बन गया, हम्म। चाहे अच्छा। वो हार हो या बारिद हो। समझ में आई? हम्म। जैसे अगर उसमें अगर जी जी। बरूदत जैसे अगर दो हो जाती है उसकी, तो उसका डोमिनेंट मिजाज यानी कि दो हम्म। होगा, मतलब उसका मिजाज बारिद हो जाएगा, लेकिन वो दो क्यों हुई? क्योंकि उसके बॉडी के ऑर्गन का जो मिजाज है उसका कैलकुलेशन जो है दो होगा, तो उसकी हम्म। पूरी पूरी उसकी जो ओके। सिम्टम्स हैं वो सारे वही होंगे उसके। तो अगर किसी का मिजाज हार है, ओके। किसी इंसान का मिजाज अगर हार हम्म। है, तो अगर उसके अंदर हरारत बढ़ती है हाँ। गैर तबई, तो उसके जो हार आज़ा हम्म। है वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अच्छा। ये हाँ, ये जब हम सुए मिजाज के अंदर पढ़ेंगे ना, तो सुए मिजाज जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है तबई मिजाज के अंदर किस तरह से कौन सा मिजाज गालिब आता है, तो कौन से ऑर्गन उसके अंदर इफेक्ट होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह सुए मिजाज में ओके। पढ़ेंगे। और जी, और कोई इसके अंदर कोई क्वेरी हो आपकी? माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं कमकमुद्दीन फारूकी सर, इंशाल्लाह सर का भी लेक्चर रहेगा, तो अगर कुछ आपको इसमें भी डाउट है तो सर भी क्लियर कर सकते हैं। जी, और कोई डाउट? डॉक्टर मतीन बॉस, आपको कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, डाउट बिस्तार तो था जी, डाउट तो पूछिए, था बिल्कुल लेकिन वो बेझिझक होके पूछिए। काफी हद तक तो क्लियर हो गया। बस एक मन में क्वेश्चन था कि जैसे अपन सन नमू का मिजाज पढ़ते हैं, हम्म। जो गर्म मतलब गर्म तर होता है। गरमतर होता है, राइट। जी, तो अब उसमें जैसे अधिकांश जो बच्चे जिसकी उम्र 25 साल से कम होती है, उसको जो बीमारी होगी वो उसके मिजाज के अकॉर्डिंग, यानी कि गर्म तर यस जैसी होगी, जैसे यस यस। कोल्ड है, स्वाइन फ्लू या जी। वायरल जो भी। हाँ 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 बिल्कुल। तो ऐसा जरूरी थोड़ी उसको, जैसे अगर 25 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसको कुछ ऐसी बीमारी जैसे, गठिया भी हो सकता है है ना, हाँ जो हम तो जिसको बारिद मर्ज मानते हैं, वो भी हो सकता है। हाँ मतलब ज़्यादा चांसेस जो है, हमारा कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम रेशो जो है वो उसके अपने मिजाज के अंदर पैदा हुआ। जैसे कि जी मैंने एक बात ये कही कि किसी का मिजाज अगर गर्म है, तो अगर थोड़ी सी भी अगर हरारत बढ़ेगी तो वो उसके लिए मुजिर होगी और उसके अंदर वो मर्ज हम्म, पैदा कर देगी। लेकिन अगर जी बरूदत बढ़ेगी ना, तो उसको टॉलरेट कर जाएगा, उसको बियर कर जाएगा, वो उसको बर्दाश्त कर जी जाएगा वो, है ना। जी जी। अगर जैसे कोई मर्ज हो गया उसको बरूदत वाला,
हाँ तो ठीक उस है। वक्त अपन उसकी जो रेशियल जो मिजाज है उसका, यानी कि जो उसको जन्म से जो मिजाज है, उसको अपन उस छोड़ के उसको जो नहीं, बीमारी उसका तो हुई है कुछ चाहे। करना ही नहीं है। उसका जो इंटेंट मिजाज हम्म, है ना, जो उसका अपना जो अपना मिजाज है, हम उसको हम्म, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, उसको तो देखना ही नहीं जी। है। वो उसकी अपन को बीमार। फिजियोलॉजी है। हाँ। हमको हाँ, सुए मिजाज देखना है। जी जी। पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी को नहीं छेड़ना, पैथोलॉजी को देखना है हम्म, हमको। जी जी। हाँ, पैथोलॉजी का जो मिजाज है, जो बीमारी जिस यस मिजाज यस की वजह यस से यस। हुई, उसको सोल्व आउट करना। उसको सॉर्ट आउट करना है, सुए मिजाज को देखना है हमको। जी कोई जी जी। आदमी है, कोई बच्चा बलगमी आया अपने पास, और जी। मिजाज उसका सुए मिजाज उसका हार है, तो हमें नहीं देखना हाँ। कि वो बलगमी है या सौदावी है जी। या क्या भी है, हमें उसको नहीं पता। हमें सुए मिजाज को देखना है कि उसका सुए मिजाज क्या है, उसको ट्रीट करना है हमको। सेहत को बरकरार रखने के बिल्कुल लिए उसकी फिजियोलॉजी का जानना ज़रूरी है, और मर्ज का तदारुक करने के बिल्कुल। लिए उसकी पैथोलॉजी का जानना ज़रूरी है। हमारा जो मकसद है बिल्कुल, ये यूनानी का, क्लियर वो हो यही गया। तो है कि भाई जो सेहत है उसको बरकरार रखा जाए। सेहत को बरकरार रखने के लिए उसकी फिजियोलॉजी को जानना ज़रूरी है, और अगर उसको कोई मर्ज लाक हो जाए तो उसके लिए हमको पैथोलॉजी का जानना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही समझेंगे हम, है ना। और कुछ जी। इसके अंदर? शुक्रिया, नहीं क्लियर हो गया, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था। जी, अलहमदिल्ला सेशन ठीक रहा मेरे हिसाब से। तो या टाइम? बाकी आप, जी टाइम तो खैर हो गया, और बाकी ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल बाकी का सेशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम